हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीपी गाइड। दिस इज दया पंवार। जैसा आप लोग जानते हैं कि हम इस डीपी गाइड के माध्यम से कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड आप लोगों तक कुछ ना कुछ वीडियोस लेकर आते हैं। एंड इस डीपी गाइड में अभी तक मैं रिसेंटली 2 सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें से पहली है इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश आप कह सकते हो। एंड जो सेकंड सीरीज है वो अभी मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय, राजीव गांधी एकलव्य सैनिक स्कूल का जो क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है एडमिशन के लिए, उससे रिलेटेड एक नई सीरीज स्टार्ट की है। एंड उसी सीरीज में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोगों तक प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ, जिसमें से पहले मैंने अभी जवाहर नवोदय का एक पेपर सेट, प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट किया था। 2020 का पेपर लगाया था हमने। और अभी रिसेंटली इसी सीरीज में हमने नेक्स्ट जो पेपर लगाया वो 2021 का सैनिक स्कूल का मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें से मैंने मैथमेटिक्स का पोर्शन पहले स्टार्ट किया, क्योंकि मैथ्स बहुत ज़्यादा आती है सैनिक स्कूल्स में। तो और ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे के जो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो एक दूसरे के पेपर को नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है। जितने भी मैंने ये तीनों चारों स्कूल्स की जो मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, वो सारे बच्चे, कोई सा भी मैं यहाँ पर किसी भी स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उनको बिल्कुल लगाना है, क्योंकि उनको कंसेप्ट क्लियर करना है। और इसी में से जो है कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि सभी का जो है 6 क्लास का सिलेबस 5th और 6th तक का ही 5th तक का आता है, क्योंकि 6 क्लास में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तो हर एक एग्जाम का एक दूसरे से रिलेशन है। तो जो भी बच्चे हैं, जो भी तैयारी कर रहे होंगे, वो मैं सैनिक स्कूल का पेपर अभी लगा रहा हूँ, तो बाकी जो एकलव्य के हैं या राजीव गांधी का या नवोदय के जो बच्चे हैं, उनको भी ये पेपर लगाना है। इसी कड़ी में मैं नेक्स्ट अब अगला कोई पेपर पकड़ूंगा, पहले इसको कंप्लीट कराते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे इस चैनल से, और लेट्स स्टार्ट। सो जैसा बच्चों आपको पता है कि मैंने अभी इससे जो पहली वीडियो डाली थी, उस वो सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है 2021 का जो पेपर था, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया था, जिसमें से फर्स्ट 15 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए थे और समझने की कोशिश की थी। मैंने बीच में 1-2 दिन का गैप भी आपको इसीलिए दिया था, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। मैंने इसीलिए आपको कहा भी था कि तब तक आप वो 15 क्वेश्चंस बिल्कुल कंप्लीट करके रखें, ताकि हम आगे 16 ऑनवर्ड हम आज स्टार्ट करेंगे। और जिन बच्चों ने जो आज ये पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़, इससे पहले मैंने एक वीडियो अभी रिसेंटली एक इसी 2021 का जो पेपर है, उसी के जो 15 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, इससे पहले वो मैं पहले वीडियो में डाल चुका हूँ। वो एक बार उसको सॉल्व कर लें, क्योंकि आज हम 16 क्वेश्चन से आगे के कराने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले एक जवाहर नवोदय का पेपर हमने सॉल्व किया है, उसको भी वो लोग सॉल्व कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपका यहाँ तक जो 15th क्वेश्चन था, ये 15th जो क्वेश्चन है, ये हमने यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक हमने प्रीवियस वीडियो में इसको सॉल्व करने की कोशिश की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और ये बाइलिंगुअल में यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आ रही होगी, चाहे किसी भी लैंग्वेज का बच्चा हो। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। सो देखो बच्चों, स्क्रीन यहाँ पे दिख रही होंगी आपको, पढ़ो जरा क्वेश्चन। इन एन एनसीसी कैंप 1200 trainees are participating, out of which 900 are selected for Republic Day camp. What is the ratio between the number of selected and non-selected cadets? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आ ही गया होगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं थोड़ा ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करना बच्चों। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि इन एन एनसीसी कैंप, एक एनसीसी कैंप है, जैसे आपको मालूम होता है कि स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे एनसीसी बच्चे लेते हैं, तो एनसीसी का जो कैंप है उसमें 1200 ट्रेनीज, 12 से जिन्होंने जो इसमें से जो है 1200 जो कैडेट्स थे, उन्होंने जो इसमें टोटल जो है 1200 लोगों ने पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, जिसमें से 900 आर सेलेक्टेड फॉर रिपब्लिक डे कैंप। 1200 लोगों बच्चों ने, यानी कि 1200 जो एनसीसी के जो एक कैंप में 1200 ट्रेनीज ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से उन्होंने 900 बच्चों को चूज किया। किसके लिए? जो गणतंत्र दिवस का जो कैंप है, रिपब्लिक डे का जो कैंप है, जिस दिन के लिए वो सिलेक्शन हो रहा था, तो 900 लोगों को चूज किया उस रिपब्लिक डे कैंप के लिए।
देन पूछा जो क्या है क्वेश्चन में, वो ये पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सेलेक्टेड एंड नॉन सेलेक्टेड कैडेट्स। वो कह रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपको अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है, किसका? जितने लोग रिपब्लिक डे के लिए सेलेक्ट हुए, कितने हुए? 900 यहाँ, और जितने बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए 1200 में से, उन दोनों का अनुपात क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? अब सिंपल है, कुछ नहीं करना है, दो नंबर मान लो। अगर आपसे नॉर्मल पूछा जाए कि एक नंबर की वैल्यू कुछ है, मान लो एक की वैल्यू 10 है, दूसरे नंबर की वैल्यू 20 है, फिर पूछा इन दोनों का अनुपात क्या है, तो अनुपात हम कैसे निकालते हैं, यानी कि रेशियो कैसे निकालते हैं? x और y अगर दो नंबर है, उनका रेशियो निकालना है तो x अपॉन y, पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद जो भी आपका सॉल्व करके आएगा वो आपका, फिर उसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, वो आपका आंसर होता है। क्लियर? लेट्स स्टार्ट कि ये कैसे सॉल्व होगा। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ देखो आप क्या कह रहे हैं, 1200 तो टोटल बच्चे थे, जिसमें से 900 सेलेक्ट हुए, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो पूछा है कि जितने सेलेक्ट हुए सेलेक्टेड और जो नहीं सेलेक्ट हुए नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट, उन दोनों का रेशियो क्या है। तो सेलेक्टेड तो आपको पता है, जैसे मैंने कहा कि दो नंबर का रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है, तो पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो पहला नंबर इसने क्या पूछा है, रेशियो, एक तो सेलेक्टेड वाला पूछा है, सेलेक्टेड, और दूसरा ये जो सेलेक्ट नहीं हुए, एक तो सेलेक्टेड और एक नॉन सेलेक्टेड। ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट तो 1200 में से 900 थे, वो तो पता है आपको, तो 900 डिवाइड बाय, यानी 900 डिवाइड बाय नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। अब आप बताओ नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कितने हैं? टोटल 1200 थे, जिसमें से 900 तो सेलेक्ट हो गए, तो कितने ऐसे जो सेलेक्ट नहीं हुए? 1200 माइनस 900, यानी 1200 माइनस 900, कितने हुए? 300 बचा। तो क्या आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सेलेक्टेड थे 900 डिवाइड बाई नॉन सेलेक्टेड, जो सेलेक्ट नहीं हुए वो कितने? 300, तो 900 अपॉन 300 डिवाइड करो। 900 के दोनों 0 तो कैंसिल हो गए। इसको अगर सॉल्व करना है, ढंग से देखना है, तो यहाँ से देख सकते हैं सोल्यूशन। वैसे मैंने आपको कहा था कि नोटबुक जरूर रखना और सॉल्व करो। अब तक कुछ बच्चों ने सॉल्व कर भी दिया होगा, बट फिर भी जिन्होंने सॉल्व नहीं किया उनको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखो बच्चों, सेम है, सेलेक्टेड कैडेट्स थे 900 और जो सेलेक्ट नहीं हुए वो कितने हैं? 1200 में से 900 घटा दिया, टोटल 1200 थे, कितने बचे? 300। तो 900 तो वो थे जो सेलेक्ट हुए रिपब्लिक डे के लिए उन 1200 में से, और 300 ऐसे हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए। तो ये पूछ रहा है कि जितने सेलेक्ट हुए और जितने सेलेक्ट नहीं हुए, उन दोनों का रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो रेशियो कैसे निकलता है? पहला नंबर डिवाइड बाय दूसरा नंबर। तो पहला नंबर है 900 जो सेलेक्ट हुए, और दूसरा नंबर जो सेलेक्ट नहीं हुए 300, जिनका अनुपात निकालना है। भाग डिवाइड करो, रफ नोटों में 0 से 0 कैंसिल, कितना होगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि 3/1। तो रेशियो कैसे निकालते हैं? ऊपर वाला नंबर रेशियो, नीचे वाला नंबर है, तो 3:1, 3:1। क्लियर? सो आंसर विल बी 3:1, 16 का आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 तो हो गया आपका। क्या आंसर आया था आपका? 3:1, ये आपका आंसर था, सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नोटबुक जरूर सामने रखना बच्चों, तभी सॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट देखो, इफ अ बॉय सेल्स अ बुक फॉर 450, ठीक है, यदि कोई लड़का जो बुक है उसको जो है बेचता है कितना? 450 में, ही मेक्स अ लॉस ऑफ 10%। तो उसको, अगर वो उस बुक को 450 की बेचता है तो उसको 10% का लॉस होता है। ठीक है, फुल स्टॉप। टू गेन 10%, अब अगर आपको 10% का लाभ लेना है, गेन करना है, तो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस? तो आपको कितने में इसको बेचना चाहिए था? क्वेश्चन समझ में आ गया? वो कह रहा है कि एक लड़के ने एक किताब बेची 450 रुपए की, ठीक है, उसमें से उसको, जब उसने 450 की बेची, वो अब खरीदी तो कुछ, जितने में उसने खरीदी वो तो दिया नहीं है यहाँ पे। उसने कहा, उसने कितने में भी खरीदी हो, बट उसने क्या कहा, इसने यहाँ एक कंडीशन दी हुई है कि उसने एक किताब को 450 रुपए में बेचा, देन ही मेक्स ए लॉस ऑफ 10%। जब उसने 450 में उसको बेचा तो उसको 10% का लॉस हुआ, तो फुल स्टॉप। उसके बाद कह रहा है अगर उसको 10% का फायदा, अभी तो उसको 10% का लॉस हुआ 450 में बेचने पर, तो अब ये कह रहा है कि कितने रुपए में उसको बेचा जाता अगर उसको 10% का फायदा लेना था, तो उसको कितने में वो बुक बेचनी चाहिए थी। क्लियर? तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। सो लेट्स सॉल्व इट। अब यहाँ पे क्या है
कि आपको एक फॉर्मूला आपको याद करना है, नोट कर लेना अपने नोटबुक में कि जब भी ऐसी कंडीशन है, क्योंकि ये परसेंटेज का जो क्वेश्चन है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर से ही आया है, प्रॉफिट एंड लॉस। एक बात मैं आपको बच्चों आपको बता दूं कि जो भी एंट्रेंस आपका हो रहा होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे अभी मैंने रेशियो का चैप्टर उसमें होगा, तो रेशियो का एक क्वेश्चन हमने अभी किया, वो आपने कर लिया। इससे पहले भी कुछ प्रोपोर्शन या इससे रिलेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके क्वेश्चंस थे जो आपने को मैंने प्रीवियस 15 क्वेश्चंस में से कुछ समझाए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस किस सिलेबस से किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। हर चैप्टर का क्वेश्चन को दिमाग में बिठा लो कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने इतना सॉल्व कर ली, इतना दिमाग में बिठा लिया कि हर चैप्टर का आपका दिमाग में है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके जो फॉर्मूला है वो एकदम फिट आपके माइंड में है, नोट कर लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एक एक चैप्टर से, तो आप इजीली एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ आप जाओगे तो कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो रेशियो का क्वेश्चन मैंने इससे पहले पढ़ाया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ना है। अब देखो यहाँ समझने की कोशिश करना कैसे इसको सॉल्व किया। इसने हम क्वेश्चन में क्या दिया होता, सेलिंग प्राइस दिया था 450, जो उसने बेचा 750 की बुक को बेचा, तो उसका लॉस हुआ कितने का, 10% का। क्लियर ना। अब हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता, उसका कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में उसने खरीदी होगी उसको, पहले उसका मूल्य क्या था किताब का, तो पहले तो हम वो निकालने की कोशिश करेंगे, तभी हम आगे का सॉल्व करेंगे। जो उसने पूछा था कि अगर 10% का उसको बेनिफिट उठाना है, प्रॉफिट लेना है या लाभ लेना है, तो कितने में उसको बेचना चाहिए था। ठीक है, वो तब पता लगेगा जब हमें पहले उस बुक का क्रय मूल्य पता लगेगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस कि कितने की वो किताब है। तो सबसे पहले हम वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है बेटा, उसको आपको नोट करना है कि कॉस्ट, अगर सेलिंग प्राइस दिया है और लॉस या प्रॉफिट दिया हुआ है, उस केस में कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। वो एक फॉर्मूला होता है, नोटबुक में लिख लो। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइड बाय, अब यहां पे अगर तो लॉस हो रहा होगा, जैसे यहां लॉस था तो 100 माइनस लॉस आएगा, और अगर यहाँ प्रॉफिट हो रहा होता तो 100 तो प्लस होता, 100 प्लस जो भी प्रॉफिट है। ठीक है, तो यानी कि दो फॉर्मूले बने यहाँ, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य इक्वल टू सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस यानी कि 100 माइनस हानि, ये हिंदी वालों के लिए बोल रहा हूं मैं। और एक फॉर्मूला बना कि क्या, क्रय मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लाभ। अगर लाभ यहां दिया रहता तो प्लस लगता नीचे और यहाँ पे लाभ आता फिर फॉर्मूले में, बस इतना ही चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी लॉस दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा, क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, माइनस आया और लॉस के साथ। क्लियर, अब वैल्यू पुट करो। विक्रय मूल्य कितना था यानी कि सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य तो इधर निकालना, इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है 450 इनटू 100 का 100 ही रहा, डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूले में ही था, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि लॉस हुआ है यहाँ, और कितने का लॉस हुआ है 10% का, वो यहाँ लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो बेटा, आप लोगों को नोटबुक है, रफ नोटबुक, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। 450 इंटू 100 अपॉन 100 में से 10 या 90 इक्वल टू, सॉल्व करो इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 अपॉन 9, फिर कितना होगा 9 पंजे 45 या 9 5 जाए जितना 45 और एक 0 लगा तो 50 इंटू 10 इक्वल टू 500। क्लियर, अब ये कॉस्ट प्राइस निकल गया हमारा, क्या निकला, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। अब जो क्वेश्चन आगे जो बोला पूछा था उसने, उसको निकालेंगे हम। उसने क्या बोला था कि अब हमें किताब कितने में बेचनी चाहिए थी, उस बच्चे को किताब कितने में बेचनी चाहिए थी ताकि 10% का उसको बेनिफिट हो जाए यानी कि प्रॉफिट हो जाए। तो अब फॉर्मूला फिर से लगाएंगे यहाँ पे। यहां से अगर क्रय मूल्य आपको निकालना दिया होता और विक्रय मूल्य आपको निकालना होता तो कैसे निकालते, इसी को अगर सॉल्व करो आप, इसी को अगर सॉल्व करो, लेकिन वो हम नीचे निकालेंगे। सेलिंग प्राइस यहाँ था ना, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या आता, कॉस्ट प्राइस, ये सब उधर भगाओ, ये नीचे वाला ऊपर चले जाता, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय ये चीज आती, और ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे चले जाएगा, डिवाइड बाय 100, तब विक्रय मूल्य बचता इधर अकेला, तो वो फॉर्मूला बनेगा। तो बनाओ फॉर्मूला, विक्रय मूल्य इक्वल टू यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू, यहाँ उल्टा होता है, 100 नीचे चले जाएगा, डिवाइड बाय 100, वो उलट देंगे जो यहाँ था ना फॉर्मूले में,
ये कॉस्ट प्राइस जब लेफ्ट में था, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है जब सेलिंग और गुणा करते हैं सेलिंग प्राइस से। लेकिन जब सेलिंग प्राइस निकालना है यानी विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य से गुणा होगा और ये पलट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 100 के साथ जो जोड़ घटा रहे हैं, और ये नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, ये उलट जाता है। ठीक है, तो करो सॉल्व। सेलिंग प्राइस इक्वल टू, नहीं तो लिख लो नोटबुक में फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस इनटू, अब 100 प्लस, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे लाभ बोला था उसने, अगर 10% का लाभ करना है तो कितने का जाएगा, तो 100 प्लस 10 जो लाभ था प्रॉफिट डिवाइड बाई 100। सॉल्व करो, 500 विक्रय मूल्य का वैल्यू रखी 500, कहां से आया ये, सॉरी क्रय मूल्य 500, ये कैसे आया, लेफ्ट साइड में सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हम निकाल चुके हैं, ये कितना निकला था हमारा 500, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ सेलिंग कॉस्ट प्राइस की, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य 500 इंटू 100 प्लस लाभ कितने का, उसने कहा 10% का उसको गेन करना है तो प्लस 10, अगर यहाँ कुछ और होता तो वो वैल्यू आती डिवाइड बाई 100। सॉल्व करो, इसकी 110 ऊपर आया डिवाइड बाई 100, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई, क्या आया, या ये वाली काट दो अब एक जीरो, इससे ये जीरो कट गई तो नीचे 10, फिर इस जीरो से ये जीरो, 50 इंटू 11 इक्वल टू 550। तो क्या बोला इसने, दिस इज आवर आंसर। अगर उसको 10% का लाभ करना है तो उसको कितने में बेचनी चाहिए थी वो बुक, 550 में, ये उसका आंसर है। सो टफ नहीं है, इट इज वेरी इजी, कुछ नहीं किया इसमें हमने। पहले क्या किया, क्वेश्चन ये था कि एक बच्चे ने एक किताब को 450 रुपए में बेचा तो उसको 10% का हानि हो गई यानी लॉस हो गया। अब उस किताब को कितने में बेचे ताकि उसको 10% का बेनिफिट हो, तो कुछ नहीं करना इसमें, सेलिंग प्राइस दिया था तो सबसे पहले उसकी कॉस्ट प्राइस निकाल दी कि कितने की एक्चुअल में किताब थी, वो उस फॉर्मूले से निकाल लिया, क्या, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस जो लॉस था, उससे निकल गया। अब अगला फॉर्मूला फिर यहाँ लगाएंगे, अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जो हम निकाल चुके हैं इंटू, ये उलट जाएगा ऊपर 100 प्लस, क्योंकि गेन था 100 प्लस 10 जो प्रॉफिट था डिवाइड बाई 100, उससे सॉल्व करके आंसर आपका आ गया 550। क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। अ मैन सेल्स वन स्पीकर फॉर 7,500 रुपए का, यानी कि एक आदमी ने एक स्पीकर को बेचा 7,500 में, और प्रॉफिट क्या हुआ, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और उस समय उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। एंड अनदर स्पीकर, एक दूसरा स्पीकर उसने बेचा 8,100 रुपए में, और किस पे, लॉस ऑफ 10%, उसमें उसको 10% का लॉस हुआ। अब बताओ फाइंड हिज टोटल लॉस और प्रॉफिट। ये कह रहा है कुछ नहीं है, क्वेश्चन क्या है, एक आदमी ने, उसके बाद दो स्पीकर थे, एक स्पीकर तो बेचा 750 रुपए में, उसमें उसको 20% का लॉस हो गया, सॉरी प्रॉफिट हुआ, उसमें प्रॉफिट दिया पहले, 20% का उसको प्रॉफिट हो गया। और एक दूसरा स्पीकर था उसके पास, उसको बेचा उसने 8,100 रुपए में, उसमें हो गया उसको 10% का लॉस, ये दिया यहाँ पे। अब बताया कि जो उसका टोटल, अगर वो ओवरव्यू निकाले, अगर उसने अपना हिसाब किताब लगाया कि वेदर ही हैज लॉस और प्रॉफिट, मतलब उसको ये बताना कि आप उसको लॉस हुआ टोटल ओवरऑल या प्रॉफिट हुआ, दोनों को मिला के, एक में उसको 20% का उसको प्रॉफिट पे बेचा, जबकि उसका मूल्य जब इतने में बेचा था, अब इतने में बेचा है तो उसको 10% का लॉस हुआ। अब ओवरऑल उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट, और कितना हुआ वो निकालना है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, नोटबुक निकालो। ये दिया है, अब हम शुरुआत करेंगे पहले स्पीकर से। उसने क्या कहा, सबसे पहले तो उसने दिया क्या है, सेलिंग प्राइस यानी कि कितने में बेचा, विक्रय मूल्य दिया है, और साथ में लॉस या हानि दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम उसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, जैसे ऊपर का क्वेश्चन है सेम है ये भी बेटा, इसीलिए मैं कहता हूं कि एक चैप्टर से सिमिलर क्वेश्चंस भी आते हैं। ये ऊपर जो हमने यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लगाया, यही फॉर्मूला लगेगा। कॉस्ट प्राइस पहले निकालेंगे कि एक्चुअल में वो स्पीकर कितने का था, बेचा तो उसने 750 का, तो स्पीकर का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या, ऊपर फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन, लाभ हुआ तो प्लस होगा, हानि हुई है तो माइनस होगा, तो यहाँ लाभ हुआ है यानी कि प्रॉफिट हुआ है तो प्लस आएगा, तो वही फॉर्मूला लगा यहाँ भी, क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लाभ।
तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वो दिया हुआ है, उसने 750 का बेचा इंटू 100/100 प्लस कितने का लाभ हुआ था उसको 750 में बेचने में 20% का, तो प्लस किया यहाँ पे, लाभ हुआ था, प्रॉफिट बोला था इसलिए प्लस हुआ। ठीक है, सॉल्व करो इसको रफ नोट में 100/120 ये तो एज इट इज रहा, और सॉल्व किया ये 0 से 0 चले गया इससे, और 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12 5/6 इंटू इतने, सॉल्व किया 6 से इसको डिवाइड किया तो 1250 आया इंटू 5 ये आ गया 6250। ठीक है, 6250 का उसका एक्चुअल मूल्य था किसका, एक स्पीकर का जिसको उसने 750 में बेचा था। ठीक है, तो उस स्पीकर का हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। अब दूसरे स्पीकर की बात करेंगे सेम। अब दूसरे स्पीकर को उसने 8100 में बेचा, इसमें भी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो अब हम दूसरे स्पीकर का जो एक्चुअल रेट था, कॉस्ट थी कितने में खरीदा होगा उसने, उसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो सेम फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस 10। यहाँ पे माइनस आया क्योंकि उस दूसरे वाले स्पीकर में उसको 10% का लॉस हुआ था, तो लॉस हुआ था तो माइनस करेंगे। ठीक है, बाकी सेम फॉर्मूला है, वैल्यू पुट की इतने इंटू ये उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है इंटू 100/100 माइनस 10, तो ये आ गया 90, इससे 0 से 0 गया ऊपर तो 10/9, 9 से इसको गया 9 9 जा 81, तो 900 इंटू 100 10, 900 इंटू 10 इक्वल टू 9000। अब क्वेश्चन क्या था, दोनों स्पीकर का उसने जितने जितने में बेचे वो दिया हुआ था, और लॉस और हानि यानी कि लॉस और बेनिफिट यानी कि प्रॉफिट दिया हुआ था। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों स्पीकर का ये तो बता दिया हुआ था कि कितने में बेचा उसने। अब अगर हमें ये पता लग जाता कि पहले स्पीकर का खरीद कितनी है या मूल्य कितना है और दूसरे स्पीकर की खरीद कितनी थी, तो हमें लाभ और हानि का पता लग जाता। हम क्या करते, दोनों स्पीकर का जितने में बेचा वो ऐड कर लेते, कितने पैसे उसको मिले, और दोनों स्पीकर का एक्चुअल में मूल्य क्या था यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या था उसको जोड़ लिया और उसका टोटल निकाल लिया। फिर दोनों को देखते कि बेचने के बाद उसको फायदा हुआ कि लॉस हुआ। तो दोनों का जब कॉस्ट प्राइस हमने निकाला, तो जो हमने सॉल्व करके कॉस्ट प्राइस निकाला था, एक्चुअल मूल्य पहले स्पीकर का इतना था, दूसरे का मूल्य इतना था, दोनों को जोड़ के कितना आया 15,250। ठीक है, और बेचा कितने में उसने, पहले स्पीकर को उसने 7,500 में बेचा, दूसरे स्पीकर को 8,100 में, जिसको जोड़ा हमने तो कितना है 15,600। टोटल दोनों स्पीकर की कॉस्ट थी 15,250, और टोटल को बेचने के बाद कितना मिला उसको 15,600। इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा में बेचा उसने यानी कि फायदा हुआ उसको, क्योंकि ये वाली वैल्यू ये वाली जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, ये इस वाली नीचे वाली वैल्यू जो है इससे। ठीक है, क्लियर। तो देखो प्रॉफिट इक्वल टू क्या आया, जितने में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो बेचा टोटल 1560 में 15,600 में, माइनस ये वाला माइनस किया तो आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 350। ठीक है, तो आंसर विल बी 350, और उसको बेनिफिट हुआ 350 का। क्लियर, देखो आंसर में 350 है, यस 350 और बेनिफिट के साथ है, तो दिस वन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल है, सिंप्लीफाई ब्रैकेट में 8 + 4 - 2 इंटू 17 - 12 इंटू 10 - 89 इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है। नोटबुक निकालो और सॉल्व करो, आंसर आपको सामने मिल जाएगा कि कितना इसका आंसर आ रहा है। इसमें बॉड मास लगाना, पहले ब्रैकेट को निकालना, फिर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, फिर ऑफ अगर परसेंटेज वगैरह दिया हुआ है, नहीं तो फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, बॉड मास BODMAS, जो सीक्वेंस लिख रहा है आपको उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, और इसको सॉल्व करके क्या आंसर आया है ये उसने बताया यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 ये था ना, दिस वन इंटू दिस आंसर क्या है। देखो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, कितना है, मैंने कहा बॉड मास में बी है ना पहले ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया। अब फिर इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई तो है नहीं, बॉड ना डिवीजन है, मास फिर मल्टीप्लाई भी नहीं है, ए है, एडिशन है, फिर सब्सट्रैक्शन है। तो पहले ऐड करो, 8 और 4 12 - 2, 12 - 2 10, इसका आंसर इधर का 10 है, इंटू इसको सॉल्व किया 17 - 12 5 इंटू 10 माइनस ये एज इट इज रहने दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई हम पहले करेंगे। तो 10 इंटू 5 इंटू 10 माइनस 89, तो बॉड मास में m पहले है, एडिशन और ये एडिशन एंड
माइनस है, सब्सट्रैक्शन बाद में है, तो इसको सॉल्व किया तो 500 माइनस इतना, आंसर आया 411। ये आपको रफ नोटबुक में सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आया 411। 411, ठीक है, 411, दिस वन 411। नेक्स्ट, ये भी सिंप्लीफाई करना है, नोटबुक निकालो, फिर से सॉल्व करो इसको। सेम है, कुछ नहीं करना सिंप्लीफाई में, तो इसमें तो कुछ नहीं, आपको जोड़ घटाव गुणा भाग यही करना है। ठीक है, वो दैट यू कैन इजीली डू। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 20th। हाँ देखो इसको, ये क्वेश्चन था ना, दिस प्लस दिस 1.05 प्लस 1.5 इंटू 5 डिविजन 10 इंटू ये। सॉल्व करो, सबसे पहले बॉड मास में सबसे पहले क्या, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, बॉड डी डिवीजन, सबसे पहले डिवाइड करो, डिवाइड ये है, इसको एज इट इज रखा, प्लस इसको भी एज इट इज रखा, इंटू इसको डिवाइड किया, सबसे पहले डिवाइड बाई 10 इंटू दिस, इसको सॉल्व करो और आगे सॉल्व किया, ये एज इट इज रखा, ये एज इट इज रखा, इससे डिवाइड किया, 5 2 जा 10, तो 1/2 आ गया, इंटू दिस। ये अब इसको सॉल्व किया, ये एज इट इज रहा, डिवाइड किया सबसे पहले 2 से इसको किया तो 0.75, जब 2 से इसको डिवाइड किया तो 0.75 आया, इंटू ये। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर दिया, इस ये एज इट इज रखा, इस दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इन दोनों को जोड़ा तो हमारा आंसर ये आ गया 0.425। आवर आंसर इज 0.425। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आया था, ये था ना सी, 0.425। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 25 भी सिंप्लीफाई करने का है, ये भी सॉल्व करना है। 7 + 5 - 2 इंटू ब्रैकेट में माइनस दिस डिवाइड बाई 2 प्लस सेकंड ब्रैकेट डिवाइड बाई 11। सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, बॉड मास नोटबुक में फिर बता रहा हूँ, बार बार लिख लो, BODMAS, बॉड मास। इसी सीक्वेंस में पहले सॉल्व करेंगे, बी मतलब फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ ब्रैकेट नहीं यहाँ ब्रैकेट है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट का पूरा, यानी कि 7 में 89 ऐड कर देंगे। फिर अगला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये वाला बॉड मास ऑफ नहीं है, फिर डिवीजन वाला सॉल्व कर लेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर MA, फिर एडिशन, फिर एस सब्ट्रैक्शन, फिर माइनस। ठीक है, ऐसे ही इसको भी सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 21 को। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 21 एक बार फिर से देख लो, यहाँ ये देखो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, ये तो बच्चों आपको ही करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करना वो मैंने बता दिया, पैटर्न मैंने बता दिया आपको। 7 प्लस पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज रखा, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, इसको पहले सॉल्व किया, 7 + 89 आया 96 माइनस 94 एज इट इज डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट प्लस, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले डिवाइड बाई 3 प्लस ये एज इट इज रखा डिवाइड बाई 11। सॉल्व करते रहे, ये एज इट इज रहा, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लिया, 3 से 11, 3 1 3, 3 1 3, 33 को डिवाइड किया, 11 प्लस 3 से ये क्या है, हाँ ये डिवाइड हो गया, 11 आ गया, 3 से 33 11 बार डिवाइड हो गया, तो 11 प्लस 9 दूनी 18 माइनस 7 ये आया। फिर इसको आगे सॉल्व किया, 18 और 11 हो गया 29 माइनस 7, आगे सॉल्व किया, 29 में 7 गया 22, 11 से 22 कटा, डिवीजन आया ना, ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, डिवाइड किया। ठीक है, बाकी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि सर आगे क्यों नहीं बता रहे, यही क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बॉड मास मैंने फॉलो किया, सबसे पहले ब्रैकेट किया, उसके बाद ऑफ यहाँ होता तो करते, नहीं तो नहीं। डिवीजन तो मैं इसलिए डिवीजन वाला कर रहा हूँ, ब्रैकेट वाला पूरा सॉल्व करने के बाद डिवाइड कर रहा हूँ, फिर डिवीजन के बाद ये देखो 11 से डिवाइड हो गया 2, 11 2 22, तो 2 आ गया। अब बॉड मास M मल्टीप्लाई पहले करेंगे, ये एज इट इज, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, क्योंकि ना एडिशन करना है ना सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि पहले अब डिवीजन वो मल्टीप्लाई M, तो 2 1 2। इसके बाद सब पहले बॉड मास M के बाद क्या था A, यानी कि एडिशन, पहले एडिशन वाले सारे कर लेंगे, फिर माइनस वाले सारे, तो आंसर इज -225। सो आंसर ऑफ 21 इज -225, -225, this one B. Now come to the question number 22. क्वेश्चन नंबर 22, अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया, सिंप्लीफाई वाले हो गए ऊपर। नेक्स्ट इज द एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज इन अ क्लास इज 160 किलोग्राम एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 5 बॉयज इज 50 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। ये कह रहा है कि एक क्लास में द एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज, एक क्लास में 20
20 ये बताया बहुत सारे बच्चे हैं, जिसमें से क्या है 20 बच्चों का जो एवरेज वेट है वो 160 है। एवरेज मतलब एवरेज बताओ, एवरेज मीन्स व्हाट? एवरेज पढ़ा होगा आपने, क्लास में तो पढ़ाया होगा एवरेज। तो कैसे के निकालते हैं एवरेज? अगर 5 सब्जेक्ट, जैसे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इस तरीके से मान लो क्लास में 6 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, अगर 5 सब्जेक्ट में बता दिया कि मैथ्स में इतने नंबर है, इंग्लिश में इतने हैं, हिंदी में इतने हैं, एसएसटी में इतने हैं, इस तरीके से एनवायरमेंट जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स आए आपके, फिर पूछा कि आपका एवरेज कितना आया, उन पांचों सब्जेक्ट का एवरेज कितना आया। तो एवरेज इक्वल टू होता है, एवरेज इक्वल टू सारे मार्क्स जो थे सबको ऐड करते हैं, डिवाइड बाई कितने सब्जेक्ट से उससे डिवाइड कर देते हैं, वो आपका एवरेज आ जाता है। ऐसे हम क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो यहां भी वही है, क्या कह रहा, द एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज इन अ क्लास इज 160 किलोग्राम केजी, ठीक है, एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 5 बॉयज इज 50 केजी। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। तो आपको एवरेज का जो भी आपका चैप्टर है, एवरेज का जो चैप्टर है उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम एक ही फॉर्मूले बेस्ड है। नोटबुक में फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो। अगर 10 नंबर दिए हुए, कितने भी नंबर हैं दिए हुए, जैसे मैंने सब्जेक्ट बोले 5 सब्जेक्ट, पहले मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ तभी आप सॉल्व कर पाएंगे इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। एवरेज वाले चैप्टर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं आपको करना है। एवरेज का क्या होता है, किसी भी कितने भी नंबर दिए उनका एवरेज अगर निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू, सबको ऊपर ऐड कर देना है जितने भी नंबर हैं या जितने भी सब्जेक्ट है उनके मार्क्स, डिवाइड बाई नंबर्स, टोटल काउंटिंग कितने, काउंट करो कितने सब्जेक्ट से, 5 थे तो 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। यानी कि हिंदी में अगर 50 नंबर आए आपके 100 में से, तो 50 प्लस दूसरे में 60 नंबर आए, 60, तीसरे सब्जेक्ट में आपके मान लो 6 सब्जेक्ट है, तो ऊपर सब्जेक्ट 1 के मार्क्स प्लस सब्जेक्ट 2 के मार्क्स प्लस सब्जेक्ट 3 प्लस सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट 6 सबको ऐड कर देना है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने थे, 6, तो डिवाइड बाई 6, तो उन 6 सब्जेक्ट का आपका एवरेज आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से है, ऐसे एवरेज निकलता है। तो ये एक फॉर्मूला लिख लो, एवरेज इक्वल टू सब, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो सब ऊपर सबको एडिशन करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, डिवाइड बाई जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं उससे डिवाइड करते हैं, भाग दे देते हैं, ऐसे एवरेज निकलता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से अगर उल्टा भी दे सकते हैं, कैसे कि एवरेज दिया हुआ हो सकता है, ये तो मैंने बताया कि एवरेज कैसे निकलता है, यहीं से ये भी दिया हो सकता है कि क्वेश्चन में एवरेज दिया हो और ये पूछा हो कि उनका टोटल योग कितना है, सम, यानी कि उन सब्जेक्ट का अगर हम सबका सम करें 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस इस तरीके से जो नंबर थे, तो वो टोटल कैसे आएगा, तो कैसे आएगा, एवरेज इक्वल टू कुल जोड़ अपॉन कुल नंबर, ये था ना, एवरेज इक्वल टू टोटल सम डिवाइड बाई टोटल नंबर्स, ये था ना। तो यहां से अगर टोटल नंबर्स निकालने या टोटल योग, वो कैसे होगा, योग इक्वल, टोटल योग इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एवरेज इक्वल टू था टोटल सम अपॉन एन, यानी कि सम अपॉन एन, तो अगर सम निकालना है तो कैसे आएगा, सम इक्वल टू एन को उधर भगाओ तो क्या आएगा, एवरेज इंटू एन, एवरेज इंटू एन। तो यहां से देखो, ये मैंने आपको बैकग्राउंड थोड़ा बता दिया एवरेज के बारे में। अब ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसने क्या पूछा, द एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज, अब ये दिया कुछ भी हो सकता है, वेट दे सकते हैं, मार्क्स दे सकते हैं, कोई आपने क्रिकेट खेल रहे हो तो उसके रन्स दिए हो सकते हैं, कुछ भी दिया हो सकता है, ठीक है, उसका एवरेज दिया हो सकता है। तो क्या दिया है, द एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज इन अ क्लास इज इतने, ये कह रहा है कि एक क्लास में 20 बच्चों का जो वेट है, जब उनको तोला गया, वेट किया गया, तो 160 केजी आया, ठीक है, एवरेज। और जो बचे हुए 5 बच्चे हैं उनका एवरेज 50 है, तो बताओ कि फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। तो टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे का एवरेज दिया हुआ है, 5 और दिए हुए हैं, तो शुरू के 20 का 160 है, 5 के जो 5 बचे हैं उनका 50 है, तो टोटल कितने बच्चे हैं, 20 प्लस 5 25 है, टोटल कितने हैं बच्चे, 25। अब ये पूछ रहा है उन टोटल का, यानी कि टोटल 25 बच्चों का एवरेज वेट कैसे आएगा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एवरेज वेट इक्वल टू क्या, एवरेज इक्वल टू उन टोटल का अगर वेट, हर बच्चे का अगर वजन जोड़ दिया जाए, डिवाइड बाई 25, तो 25 तो नीचे है ही, ऊपर अगर हमें ये पता लग जाए कि हर बच्चे का जो टोटल अगर हम ऐड करेंगे सबका, पहले बच्चे का वजन दूसरे का बच्चे का वजन है, 25 के 25 बच्चों का अगर हमें जो उनका वेट है वो पता लग जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, उसको हम 25 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
तो कैसे पता करेगा? 20 बच्चों का अगर हमें इसने अगर 20 बच्चे का दे रखा अलग, 5 बच्चों का अलग, तो हम 20 बच्चों का पहले टोटल वजन निकाल लेंगे, उसमें जोड़ देंगे 5 बच्चों का टोटल वजन, तो जो आंसर है ऊपर टोटल सम आ जाएगा, डिवाइड बाई 25 से कर देंगे। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इट इज इजी, इट्स नॉट टफ, बट हर चैप्टर का जो नया क्वेश्चन है उसको मैं बहुत इजीली समझाने की कोशिश करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि उसके बाद उसके बेस पर और भी क्वेश्चन बनते हैं। जब आपका बेस मजबूत होगा तो कितने भी क्वेश्चन आ जाए वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैंने थोड़ा समझा दिया। अब देखो यहाँ अब हम क्या निकालेंगे? टोटल वेट निकालेंगे, टोटल सम ऑफ 20 बॉयज। जैसे मैंने वहां कहा था क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या था? एवरेज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ क्या है? एवरेज इक्वल टू टोटल बॉयज का जो वेट है डिवाइड बाई 20 बॉयज तो दिए हुए हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से टोटल वेट निकालना है तो टोटल वेट इक्वल टू क्या आएगा? उसी फॉर्मूले से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड एवरेज तो दिया हुआ है, तो टोटल वेट इक्वल टू क्या आएगा? लेफ्ट साइड राइट साइड का जो नीचे डिवाइड था वो उधर भाग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एवरेज इंटू जितने बॉयज थे नंबर 20, ये इक्वल टू क्या बच जाएगा? टोटल वेट। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, हमने फॉर्मूला सीखा था एवरेज इक्वल टू, अगर एवरेज को ए माने, ए इक्वल टू टोटल टी, टोटल को टोटल लिख लो टी या नॉर्मल टी मान लो, टी अपॉन जो नंबर है एन। तो इस फॉर्मूले से आप जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू रख दो, जो निकालना है वो निकाल सकते हो। तो यहां से एवरेज दिया हुआ है, अभी इसमें तो हमें एवरेज दिया था तो एवरेज नहीं निकालना, हमें टोटल निकालना है। तो टोटल को लेफ्ट में ले चलेंगे, तो एवरेज इक्वल टू टोटल अपॉन 20 था, तो टोटल इक्वल टू क्या है? 20 उधर भाग जाएगा, एवरेज इंटू 20। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो टोटल वेट ऑफ 20 बॉयज इक्वल्स टू क्या आया? उसका जो एवरेज दिया हुआ था इंटू एन, यानी कि टोटल बचे 20 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया। अगर हम उस एवरेज का जो क्वेश्चन में दिया हुआ था और टोटल बचे 20, उस एवरेज का 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उन सारे 20 बच्चों का टोटल योग आ जाएगा, टोटल वेट। तो 20 बच्चों का वेट हमारा बन गया इतना। ठीक है, ये समझ गया। सिमिलरली वी कैन फाइंड द टोटल वेट ऑफ रिमेनिंग 5 बॉयज। रिमेनिंग 5 बॉयज का भी टोटल वेट इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो क्या हुआ? जब भी टोटल निकालते हैं तो उधर मल्टीप्लाई होता है। टोटल वेट इक्वल टू क्या होता है? नंबर इंटू एवरेज। तो यहाँ टोटल वेट इक्वल टू क्या आएगा? नंबर इंटू एवरेज। नंबर क्या, कितने बॉयज थे? अब ऊपर 20 थे तो 20 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू किसका मल्टीप्लाई करेंगे? जो उसका एवरेज था। तो 5 बच्चों का एवरेज 50 है, ऊपर 20 बच्चों का 160 था, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके टोटल आ गया, यहाँ भी मल्टीप्लाई करके टोटल आ जाएगा। तो 20 बच्चों का टोटल आ गया 3200 किलो, और अगले जो 5 बच्चे थे उनका जब वजन किया तो उनका आया 250 किलो। अब हम अगर 25 बच्चों का निकालें तो टोटल पहले 25 बच्चों का वेट निकाल लेंगे, 20 का और 5 का जोड़ देंगे, तो 20 का प्लस 5 का ये आ गया, ये आया टोटल वजन। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन अ क्वेश्चन दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द एवरेज। अब इसने एवरेज पूछा उन 25 लोगों का, तो एवरेज का फॉर्मूला में पता है, एवरेज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल नंबर, यानी कि 25। तो यानी कि एवरेज इक्वल टू टोटल वेट जितना है डिवाइड बाय 25, क्योंकि 25 बच्चे हैं, 25 बच्चों का टोटल वेट वो तो ये था। तो एवरेज इक्वल टू 25 बच्चों का एवरेज इक्वल टू 25 बच्चों का टोटल वेट, दैट इज 3450, ये हम निकाल चुके हैं, डिवाइड बाई 25 बच्चे, यानी कि 20 प्लस 5 जो थे 25, डिवाइड किया, रफ नोटबुक में डिवाइड करो, आंसर इज 138। So this is your answer. 138. This is A. Now question number 23. Question number 23. अगेन देखो एवरेज का क्वेश्चन, फिर से एवरेज का क्वेश्चन आ गया। अब मैंने बेसिक आपको इसलिए बहुत आराम से समझाया पहला क्वेश्चन, ताकि आप ये भी आराम से सॉल्व कर पाओ। देखो द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑब्टेन the average marks obtained by 7 student in a group is इतने। ये कह रहा है कि एक ग्रुप में से, जो एक ग्रुप है 7 बच्चों का, उन बच्चों का 7 बच्चों ने, देखो एक ग्रुप में किसी बच्चे ने कुछ स्कोर किया, मान लो 500 में से, कितने में से भी हो सकता है, किसी बच्चे के कितने नंबर थे, दूसरे बच्चे के कितने मार्क्स थे, तीसरे बच्चे ने कुछ मार्क्स लाए, चौथे ने कुछ लाए, ऐसे टोटल 7 बच्चे हैं, सबने अलग अलग मार्क्स लाए। मान लो आपका रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं 7 बच्चों का, पहले के कुछ मार्क्स थे, दूसरे के कुछ है, तीसरे के कुछ है, चौथे के कुछ है, पांचवें छठे सातवें, ऐसे सबके मार्क्स दिए हुए। तो इसने उनके मार्क्स तो नहीं बताया, इसने कहा उनका एवरेज। जब हमने उन 7 बच्चों के टोटल मार्क्स का एवरेज निकाला तो वो दिया हुआ है इतना। ठीक है, ये दिया हुआ है, इतना समझ में आ गया। 7 बच्चों का एवरेज मार्क्स दिया हुआ है, टोटल अलग अलग मार्क्स नहीं दिए हुए, उसका एवरेज बता दिया। और इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6
6 ऑफ देम आर ये। अब इसने कहा कि उन 7 में से 6 बच्चों का, उन 7 में से 6 बच्चों के मार्क्स अलग अलग ये हैं। पहले बच्चे के इतने, दूसरे के इतने, तीसरे के इतने, चौथे के इतने, पांचवें के इतने, छठे के इतने। इन 6 बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमानुसार। फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय द 7th स्टूडेंट। अब ये पूछ रहा है कि शुरू के 6 बच्चों के मार्क्स तो ये बता दिए उसने। अब बताओ कि जो लास्ट बच्चा था, 7वां बच्चा, उसके कितने नंबर आए होंगे। बहुत ईजी है बच्चों, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, इन 7 बच्चों का एवरेज दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो 7 स्टूडेंट का एवरेज की जगह आप क्या निकाल दोगे, एवरेज तो दिया हुआ है, आप टोटल मार्क्स निकाल दोगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले थे हमने टोटल, तो टोटल मार्क्स 7 बच्चों का टोटल मार्क्स कैसे निकलेगा, इक्वल टू, टोटल इक्वल टू होता है एवरेज इंटू नंबर्स। तो एवरेज दिया हुआ है 226 इंटू टोटल नंबर 7, तो 226 इंटू 7, ये टोटल नंबर आ गए 7 बच्चों के। अब शुरू के 6 बच्चों के मार्क्स ये है, 6 बच्चों के मार्क्स टोटल निकाल लो। टोटल यहाँ तो सिंपल है, सब सारे सब्जेक्ट को जोड़ दो, तो ये एक टोटल ही आ गया। पहला टोटल 7 बच्चों का आ गया, फिर 6 बच्चों का टोटल आ गया। तो 7वें बच्चे कितने मार्क्स है, पहले में से 7 में से 6 बच्चों के घटा दो मार्क्स, तो 7वें बच्चे के अपने आप मार्क्स आ जाएंगे। हो आपको समझ में आ गया होगा। चलो सॉल्व करो। ये दिया है यहाँ, दिया है यहाँ, सेम है। टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट इक्वल टू क्या होगा, इन अ ग्रुप 7 बच्चों का टोटल मार्क्स क्या है, उस टोटल 7 गुना उसका जो एवरेज दिया हुआ था मल्टीप्लाई करके ये आ गया। 7 बच्चों का टोटल मार्क्स ये आ गए। 6 बच्चों के टोटल मार्क्स निकाल लो, वो उसने डायरेक्ट दे रखे थे अलग अलग, सबको जोड़ दिया तो 6 बच्चों का टोटल मार्क्स आ गए, वो ये है। ठीक है। अब तो 7वें बच्चे के टोटल मार्क्स कितने होंगे, कुछ नहीं किया, 7 बच्चे के टोटल मार्क्स में से 6 बच्चों के टोटल मार्क्स घटा दिए, ये माइनस ये, तो अपना आपका आंसर आ गया 164। 164, दिस इज द आंसर 164। आगे समझ में, इसीलिए मैंने पहला क्वेश्चन बहुत इजी से, बहुत आराम से समझाया था आपको, ताकि आप अगला क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है। सो 23 का जो आंसर आया दैट इज 164, यानी कि डी आंसर इज डी, 23 का डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a library has an average of a library has an average of 510 visitors on Sunday। ठीक है, उसने कहा एक लाइब्रेरी में एवरेज जो है संडे संडे अगर हम देखें तो टोटल एवरेज 510 विजिटर्स, मतलब जो लाइब्रेरी गए, विजिटर्स जिन्होंने लाइब्रेरी विजिट की, जो लाइब्रेरी गए इतने, एंड 240 ऑन अदर डे। ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स इन अ मंथ of 30 days starting with Sunday is the average number of visitors in a month। अच्छा, ये कह रहा है कि एक लाइब्रेरी तो पता है आपको, एक लाइब्रेरी में लोग, कुछ लोग लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं, ठीक है, विजिटर्स बोलते हैं जिनको, जो भी है जो लाइब्रेरी विजिट कर रहे हैं। 30 दिनों का महीना है, महीना आपको पता है कोई 30 का होता है, कोई 31 का होता है, कोई 28 का, तो उसने बताया उस महीने में 30 दिन थे। ठीक है, अब कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि जब हमने उस महीने में संडे संडे देखे, संडे संडे जितने आए, पहले संडे कितने आए, जो फिर एक हफ्ते बाद दूसरा संडे आया, फिर एक हफ्ते बाद तीसरा संडे आया, ऐसे संडे जितने भी संडे थे उनका अगर जितने भी उस संडे संडे के नोट करके रखते हैं कितने लोग लाइब्रेरी में पढ़ने आए, उनका जब हमने ऐड किया टोटल, फिर उसका एवरेज निकाला तो 510 विजिटर्स थे, यानी कि संडे संडे को 510 विजिटर्स एवरेज निकाला, इतने आए। और बाकी जो बचे हुए दिन है संडे को छोड़ करके, उस महीने में से संडे अगर हटा दिया जाए, उसके अलावा जितने दिन बचे हैं उसका जो एवरेज निकाला, उन जितने भी विजिटर्स थे उनको टोटल निकाली, उनका एवरेज निकाला तो वो 240 थे। अब ये कह रहा है कि उस 30 दिनों का जो महीना था उसमें टोटल जो अगर हम सबका निकालें तो लगभग एवरेज विजिटर्स कितने होंगे, हर दिन लगभग कितने आए होंगे, एवरेज का मतलब लगभग एक दिन का, तो पूरे टोटल में से 30 का जो अगर एवरेज बताए कि कितने विजिटर्स आते होंगे। समझ में आ गया, सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने कराया एवरेज का, बिल्कुल वैसे ही है, कुछ नहीं है इसमें। पहले ये देखना है कि इस 30 महीने में संडे कितने आए, जब 30 दिनों का था टोटल महीना तो उसमें संडे कितने होंगे बच्चों, सबसे पहले। और ये कह भी दिया उसने, जबकि वो महीना स्टार्टिंग विद संडे, संडे से वो महीना स्टार्ट हुआ। मान लो 30 दिन है, संडे से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना है उस महीने में टोटल संडे कितने पड़े। अगर संडे 1 तारीख को है तो अगला संडे कब पड़ेगा, ये तो पता ही होगा आपको। संडे 1 तारीख को है तो नेक्स्ट संडे कब आएगा, अगर फर्स्ट को संडे था, नेक्स्ट फर्स्ट में एक वीक में
कितने डे होते हैं, कितने डेज होते हैं 7। तो 1 में पहले दिन अगर संडे है उसके बाद नेक्स्ट जो संडे आएगा 7 ऐड करके आएगा, तो 1 + 7 8, दूसरा 8 तारीख को संडे पड़ेगा, तीसरा 7 8 + 7 15 तारीख को पड़ेगा, चौथा 15 यानी कि 15 आया था ना, 15 + 7 22, 22 तारीख को पड़ेगा, अगला 22 + 7 29 तारीख को पड़ेगा। उसके बाद तो फिर 29 को अगर संडे पड़ गया फिर अगला संडे आएगा नहीं, क्योंकि फिर 30 तारीख को मंडे आएगा, तो यानी कि टोटल 5 संडे आए हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, एवरेज दिया हुआ था, यानी कि टोटल संडे 5 है, तो एवरेज दिया हुआ है 510, तो टोटल विजिटर्स कितने हुए, अभी टोटल कैसे फॉर्मूला था, टोटल इक्वल टू एवरेज का मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने टोटल नंबर्स थे, तो एवरेज इंटू 5, तो 510 इंटू 5 आ जाएगा, तो ये तो आ गया संडे का। अब 5 संडे पड़े उस महीने में, तो टोटल अदर्स डेज कितने हुए, 30 टोटल थे, 5 संडे आ गए, तो 30 - 5 25 बचे, उस 25 का एवरेज दे रखा है इसने 240, तो टोटल विजिटर्स कितने हो गए, यहाँ भी ऐसे टोटल इक्वल टू एवरेज इंटू 25, तो वो आ गया। अब 30 दिनों के, अब 5 दिनों का दिया हुआ है, 25 दिनों का दिया हुआ है, तो टोटल 30 दिनों का अगर इकट्ठा निकालेंगे तो कितना आएगा, दोनों का टोटल का 25 + 5, 25 दिनों का जो टोटल विजिटर्स थे उसमें ऐड कर देंगे 5 दिनों के जो विजिटर्स थे। ठीक है, फिर एक टोटल बनेगा, उसका एवरेज निकाल देंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे। अब ये मैंने आइडिया दे दिया, सॉल्व कैसे किया वो यहाँ से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, अब हम टोटल 30 दिनों का ये निकालें कितने विजिटर्स थे, तो कैसे निकलेगा, 5 दिनों के टोटल विजिटर्स प्लस 25 दिनों के जो रिमेनिंग डेज थे उसके विजिटर्स, तो संडे के विजिटर्स 510 बोले उसने एवरेज, तो टोटल कितना है 510 इंटू टोटल संडे 5 थे, तो 5 इंटू एवरेज उसका, प्लस बाकी कितने बचे हुए थे, 5 दिन संडे आया, बाकी दिन कितने 30 - 5 25, तो 25 इंटू बाकी दिनों का एवरेज दिया हुआ था 240, तो बाकी दिन कितने 25 इंटू 240, इसको अलग निकाल दिया तो यह आया 2550, इसको अलग सॉल्व निकाल दिया, 5 दिनों का अलग निकाला, 25 दिनों का अलग निकाला, तो टोटल ऐड किया 8550, ये आया 30 दिनों के टोटल विजिटर्स, 30 दिनों के टोटल विजिटर्स, लेकिन वो टोटल विजिटर्स नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है एवरेज कितना है, तो फिर से 30 दिनों का एवरेज इक्वल टू फॉर्मूला, एवरेज इक्वल टू टोटल अपॉन जितने नंबर्स हैं, तो टोटल इतना निकाल दिया, नंबर्स कितने दिन है 30 दिन, 30 से इसको डिवाइड किया, 0 से 0 कट गया, 3 से करेगा 3 दूनी 6, 2 बचे 25, 3 8 24, 1 बचा 15, 3 5 15, बस 0 से 0 तो कट ही गया था, तो 285 इज द आंसर ऑफ 24 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर इज बी 285। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। अब a batsman makes a score of 87 runs in the 17th match and thus increases his average by 3. Find the average after the 17th match. ये भी एवरेज का क्वेश्चन है, कुछ नहीं बोला, एक बैट्समैन था क्रिकेट, उसने क्या किया, उसने टोटल 17 मैच खेले, तो शुरू के 16 का पता नहीं, लेकिन जो 17 मैच खेला था उसमें उसने 87 रन बनाए, ये दिया हुआ है 17 मैच में उसने 87 रन बनाए। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है, एंड दस इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 3, तो जितना उसका 16 मैच का एवरेज था उसके बाद जो 17 मैच खेला, तो टोटल 17, जब उसने 16 मैच का जो एवरेज था और जो 17 मैच का जो एवरेज निकला फाइनल, उसमें उसने 3, जो 16 मैच का एवरेज था पहले उसमें 3 एवरेज उसका बढ़ गया जब 17 मैच उसने खेला, क्योंकि 17 में उसने अच्छा स्कोर किया होगा तभी तो उसका इंक्रीज हो गया, इंक्रीज मतलब बढ़ा, जो पहले 16 मैच का एवरेज था उसमें जितना एवरेज था, मान लो एक्स था, या मान लो 5 जितने भी रन बनाए होंगे, या 87 जैसे तो कम ही होंगे, 50 बनाए, 40 एवरेज आया हो जो भी है, तो उसमें जो 16 मैच का एवरेज था ना उसका क्रिकेट का मैच का, जितने उसने रन बनाए, तो जब 17 मैच उसने खेला उसमें जैसे उसने 87 स्कोर किया, तो उसका जो पहला एवरेज था ना उसमें 3 बढ़ गए, 3 रन और बढ़ गए। तो अब ये कह रहा है, अब बताओ कि फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17th मैच, अब बताओ कि 16 मैच का जो एवरेज था उसमें 3 बढ़ने के बाद 17 मैच के बाद टोटल एवरेज उसका कितना रहा, तो क्रिकेट मैच का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व किया, एवरेज का क्वेश्चन है, अभी जैसे समझाया वैसे ही इसको भी करेंगे। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। अब उसने क्या किया, सबसे पहले हमने एज्यूम किया, सपोज
उसने कहा था 17 मैच खेलने के बाद उसमें तीन रन बढ़ गए एवरेज में, जितने 16 में थे। तो सबसे पहले हमें 16 ही नहीं पता, तो पहले हम क्या करेंगे, सपोज जो दिया हुआ है, लेट द एवरेज स्कोर ऑफ 16 मैचेस इक्वल टू x। उसने मान लिया कि शुरू के जो 16 मैच खेले उसने, उसमें मान लो उसको उसने का जो एवरेज रहा रन का वो x रहा, ये सबसे पहले एज्यूम कर लिया 16 मैच का, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब उसने क्या कहा, जब 17 मैच में जब उसने नंबर वो 16 मैच का जो एवरेज था वो x था, लेकिन जब 17 मैच में 87 स्कोर किया, 87 जब स्कोर किया तो उसके बाद उसका एवरेज बढ़ गया कितना, तीन से बढ़ गया। अब अगर हम 16 मैच के टोटल रन निकालें तो कितने आएंगे, एवरेज था x, टोटल मैच थे 16, तो टोटल रन कितने होंगे, ये तो एवरेज था, एवरेज रन है x, लेकिन 16 मैच ये तो एवरेज है हर मैच का, तो 16 मैच का टोटल रन कितने होंगे, 16 इंटू एक्स, मल्टीप्लाई करते हैं ना टोटल निकालने में, एवरेज इंटू एक्स, एवरेज है x, टोटल नंबर कितने 16, प्लस ये तो 16 मैच का टोटल आ गया, टोटल रन 16 मैच के, 17 मैच के टोटल रन वो तो दिए हुए थे 87, वो उसमें ऐड कर दिए, तो ये हमने 17 मैच के उसके टोटल रन निकाल दिए, ठीक है। एक तरीका तो ये है, टोटल 17 मैच का टोटल रन निकालने, कैसे निकालना, 16 मैच के टोटल रन निकाल लिए, यानी कि 16 इंटू उसका एवरेज प्लस 17 मैच के जो टोटल रन है उसको ऐड कर दिए, 16 मैच के टोटल रन इतने, 17 मैच के टोटल रन इतने, दोनों को ऐड कर देंगे तो 17 मैच का टोटल रन आ गया, ठीक है। तो एक तरीका तो ये इक्वल टू किसके है, दूसरा तरीका हमने क्या निकाला कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 17 जो उसने मैच खेले उसका एवरेज जो पहले था उसमें 3 बढ़ गया था एवरेज, तो 17 मैच का जब हमने खेले तो टोटल एवरेज कितना रहा, x प्लस 3, x सब 16 मैच का था, उसके बाद 3 बढ़ गया था, तो अगर हम 17 मैच का टोटल रन निकालें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल क्या होता है, एवरेज इंटू टोटल मैच, तो एवरेज क्या था, x पहले से 3 बढ़ गया, x प्लस 3 17 मैच के बाद, और टोटल कैसे निकला, एवरेज इंटू टोटल मैच, तो 17 इंटू एवरेज, एवरेज पहले x था 3 बढ़ गया, तो इस तरीके से, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग टोटल ये भी टोटल मैच है 17 मैचों के और ये भी टोटल मैच है 17 मैचों के, तो दोनों को बराबर कर दिया, दो तरीके से हमने 17 मैचों का टोटल निकाल दिया, एक तरीका ये, एक तरीका ये, आएगा तो इक्वल टू ना, दोनों होंगे तो बराबर, चाहे आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, तो दोनों को इक्वल, फिर समझा रहा हूं कैसे किया। एक तरीका था टोटल निकालेगा, पहले 16 मैचेस के टोटल रन निकाल दिए, फिर 17 मैच के टोटल रन उसमें ऐड कर दिए, एक लिया कि सबको कंबाइन कर दिया 17 मैचों का इंटू उसमें उसके 17 मैचों का एवरेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल 17 मैच के रन निकल गए, तो दो तरीके से हमने निकाले, तो इसका मतलब ये दोनों रन बराबर होने चाहिए, बराबर किए तो इसको सॉल्व करो, ये एज इट इज प्लस इसको पहले ब्रैकेट खोला तो 17 अंदर मल्टीप्लाई करो, 17x प्लस 17 दिया 51, आप सॉल्व करो, x वाली एक तरफ ले जाओ, तो x तरफ क्या है, ये 17x इधर है, 16x इधर है, तो 16x उधर चले गया, इधर प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, तो 17x माइनस 16x ये एक तरफ चले गए, और इनको एक तरफ भगा दो उधर, इक्वल टू 87, ये 51 इधर चले गया, माइनस का 51, तो 17x माइनस 16x इधर आ गया, और 87 माइनस 51 इधर चले गया, तो इसको माइनस करके 36 आया, तो 17x माइनस 16x, 17 में से 16 गया, 17x में से 16x गए, एक x बच गया, नॉर्मल x इक्वल टू इसमें से इसको घटाया 36, यानी कि x की वैल्यू आ गई 36, और x हमने क्या एज्यूम किया था, शुरू के 16 मैच का एवरेज, और निकालना क्या है हमें, क्वेश्चन में पूछा क्या था, उसने पूछा था कि 17 मैच के बाद टोटल एवरेज कितना आएगा, तो वो तो उसने बता ही दिया था, कंडीशन क्या थी कि जो 16 मैच का एवरेज था उसमें 3 ज्यादा बढ़ जाता है, 3 बढ़ जाता है, तो 16 मैच का 36 था, 3 उसमें ऐड कर दो, 36 प्लस 3 39, आंसर विल बी 39, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर आया वो आया आपका 39, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर इज 39। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, आंसर विल बी डी। होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, ये तो सीधा सीधा है, एवरेज ऑफ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 नंबर दिए हुए हैं और अलग अलग उनकी वैल्यू दे रखी है। तो एवरेज क्या होता है, सीधा फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सबको ऊपर ऐड कर देते हैं डिवाइड बाई टोटल नंबर्स। तो क्या आएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 डिवाइड बाई टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 नंबर है। तो एवरेज कैसे निकलता है, फॉर्मूला जो मैंने सबसे पहले बताया, टोटल इनका ऐड 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 डिवाइड बाई 7 टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जो आंसर आएगा वो आपका आंसर है। सॉल्व करो रफ नोटबुक में, आंसर विल बी 7। आंसर आपका 7 आएगा। कैसे देख लो एक बार, रफ नोटबुक में कर दिया होगा आपने, जिस बच्चों को समझ में आ चुका होगा उसने निकाल दिया होगा। ये देखो टोटल इसका किया ऊपर, जब टोटल ऐड किया उन सभी नंबर को, सभी का एवरेज इक्वल टू इन सबको टोटल कर दिया, ऐड कर दिया, डिवाइड बाई 7, तो ऊपर आया 49, नीचे 7 7 7 जा 49। कम टू द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। आप देखो एवरेज के क्वेश्चन आपके लगभग लगभग खत्म हो गए शायद। अब नेक्स्ट कुछ, हाँ एवरेज के क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अगले चैप्टर के आगे परसेंटेज की देखो, मैं बार बार यही कह रहा हूँ आपको ये आइडेंटिफाई करना है किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, और हर चैप्टर को बहुत अच्छे से फॉर्मूला उसका कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अच्छे से आप चैप्टर वाइज, जैसे एवरेज का आया, आपका रेशियो का आया, प्रपोर्शन का आया एंड परसेंटेज का आया, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया, उसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो और उसको अच्छे से सॉल्व कर लो बच्चों, तो आप एग्जाम में भी इन्हीं में से आएंगे। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है इफ x% ऑफ y इज 100 एंड y% ऑफ z इज 200 देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड z। ये कह रहा है कि दो नंबर है x और y, तो ये क्या कह रहा है, अगर हम x का x% ऑफ y का x% निकालेंगे तो 100 आता है आंसर, और अगर हम z का y% निकालेंगे तो 200 आता है। ये कह रहे हैं तीन नंबर है x, y और z, जिसकी कंडीशन ये है कि y का x% निकालेंगे तो आंसर 100 आता है, और z का y% निकालेंगे तो 200 आता है। अब ये बता रहे हैं x और y यानी कि पहला और तीसरे नंबर का आपस में क्या रिलेशन है। तो कुछ नहीं है, जैसे कंडीशन दे रखी इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। x% ऑफ y, मैंने कहा था ऑफ कैसे निकालता है, a का कितना परसेंट का आता है, x का y का x% कैसे निकलता है, दोनों का गुणा करते हैं डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो क्या आएगा x इंटू दोनों का, फिर बता रहा हूं जब भी किसी का परसेंटेज निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, x का y% कैसे आएगा, दोनों का गुणा कर देते हैं और डिवाइड बाई 100, तो क्या आएगा x इंटू वाई डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करके उसने बताया आंसर 100 आ रहा है, तो ये कंडीशन ये लगाएंगे। दूसरी कंडीशन z का y%, तो क्या करेंगे y इंटू जेड अपॉन 100 इक्वल टू वो दे रखा 200। ये पहले दो कंडीशन लगाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे और x और y में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, अब देखो वही जैसे मैंने बताया x% ऑफ y इक्वल टू 100 दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो राइट हैंड साइड में तो 100 एज इट इज रहेगा। इसको सॉल्व करो, x% ऑफ y का x% का की जगह गुणा आता है तो x इंटू वाई डिवाइड बाई 100। सॉल्व किया x इंटू वाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100, ये बन गया। तो x इक्वल टू xy इक्वल टू ये आया। उसने क्या पूछा था क्वेश्चन में, y और किस में पूछा था उसने रिलेशन, उसने रिलेशन पूछा था कि x और z में रिलेशन क्या है। तो x और z में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ तक हम आ चुके थे x y इक्वल टू इतने, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल टू x को उधर भगाएंगे तो यहाँ x इंटू में है उधर डिवाइड में चले जाएगा, तो y इक्वल टू इतने अपॉन x, ये इक्वेशन 1 मान लो। ये तो रहा आधे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब सेकंड हाफ देखो, y% ऑफ z इक्वल टू 200, इसको भी सोल्व करेंगे। y% ऑफ z यानी कि z का y%, जो आंसर आएगा 200 है, तो z का y% कैसे निकलता है, दोनों का गुणा y इंटू जेड डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 200 दिया हुआ है। तो y और z की मल्टीप्लाई किया तो yz इक्वल टू, इसको उधर भगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 100 को, तो 100 की गुणा इसमें हो जाएगी, तो 200 इंटू 100, तो y इंटू जेड इक्वल टू ये आएगा। यहाँ से निकालेंगे, यहाँ भी y की वैल्यू निकाली, यहाँ पे भी y की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे और फिर रिलेशन। तो यहाँ से पहले इक्वेशन y की भी निकल गई थी, ऐसे इससे y की वैल्यू निकालेंगे। तो y इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से y इंटू जेड अपन 100 इक्वल टू 200 था, वो 100 उधर चलेगा, वाई जेड इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया। यहाँ से भी y की वैल्यू निकाली, ऊपर भी y की वैल्यू निकाली, यहाँ भी y की वैल्यू, y इक्वल टू जेड उधर भाग जाएगा, इधर इंटू में, यहाँ डिवाइड में चलेगा। अब इसको इक्वेशन 2 मान लो, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, y की वैल्यू एक बार बता रहा है ये आई, और दूसरे कंडीशन से देखा तो y की वैल्यू क्या आई थी,
10,000 अपॉन जेड, 10,000 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे y की वैल्यू या तो ऐसे कर लो कि इक्वेशन 1 से y की वैल्यू रिप्लेस कर लो। तो ऊपर जो हमने इक्वेशन निकाली थी उसमें y की वैल्यू आई थी, ये आया था 10,000 अपॉन x। तो इस x y की जगह वो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, y की वैल्यू जो ऊपर थी, ये देखो यहाँ निकाली थी ना हमने y की वैल्यू अभी ऊपर, ये यहाँ से y की वैल्यू इक्वेशन 1 से 10,000 अपॉन x ये पुट कर दी इन प्लेस ऑफ y लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में y की वैल्यू ये आ गई, इक्वल टू राइट में है ही। और ये दिमाग में आपके कैसे आया कि इसको ऐसे करना है, क्योंकि उसने रिलेशन x और y x और z में पूछा, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो जब x और z में रिलेशन पूछा तभी हमने जो थर्ड चीज थी जो जिसके बारे में नहीं पूछा था उसकी वैल्यू पहले निकाल ली और उसकी वैल्यू एक इक्वेशन बना दी, फिर दूसरे के हिसाब से दूसरे में y की वैल्यू निकाल दिया, दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, ये पहली इक्वेशन से आया, ये दूसरे इक्वेशन से आया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इक्वल टू x इन ये या तो डिवाइड कर लो पहले, ये जीरो 4 जीरो से इधर 4 जीरो कट गई, तो क्या इधर आया 1 अपॉन एक्स इक्वल टू यहाँ 2 अपॉन जेड, ये सारी जीरो कट गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इधर जेड वन जा जेड इक्वल टू 2x, तो ये रिलेशन आया फाइनली z इक्वल टू 2x क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यही उसने पूछा था कि z और x में क्या रिलेशन है। तो क्या रिलेशन आया, जो z है वो x का 2 गुना है, जो z है वो x का 2 गुना है, z इक्वल टू 2x, z इक्वल्स टू 2x ये है। तो आंसर इज C। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ, अब देखो तीन चीजें हैं ध्यान से पढ़ो, 1/4 मतलब 1/4 ऑफ 1/3 1/3 ऑफ 2/5 2/5 ऑफ ए नंबर, कोई एक नंबर है, इज इक्वल टू 15। ये कह रहा है कि एक नंबर का जब हम 2/5 निकालते हैं, जो आंसर आता है उसका 1/5 1/3 निकालते हैं, उस जो आंसर आता है उसका 1/4 निकालते हैं, तो उसको सॉल्व करके आंसर 15 आता है। नाउ व्हाट विल बी द 40% ऑफ दैट नंबर। तो सबसे पहले हमने वो नंबर निकालना है, नंबर नहीं दिया हुआ है, उसके बाद उसका 40% निकाल देंगे। किसी नंबर का मान लो नंबर x है, उसका 40% क्या आएगा 40 इंटू एक्स अपॉन 100। तो अगर हमें x वैल्यू पता लग जाए तो आंसर आ जाएगा, यानी कि वो नंबर पता लग जाए। तो इस कंडीशन से हम वो नंबर निकालेंगे, पहले उस नंबर का 2/5 निकालेंगे, फिर उसका 1/3 निकालेंगे, फिर उसका 1/4 निकालेंगे, और जो आंसर आएगा वो 15 आएगा। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। ये दिया है तो वही जो नंबर हमें पता नहीं वो पहले मान लेंगे। लेट द नंबर इज x, माना कि वो नंबर x था, तो इक्वेशन क्वेश्चन के अनुसार क्या था, 1/4 ऑफ 2/3 ऑफ 2/5 ऑफ उस नंबर का इक्वल टू x इक्वल टू 15, उस नंबर हमने x माना इक्वल टू 15, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सॉल्व करो, इक्वल टू 15 भी एज इट इज रहा, और लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया होता है किसी नंबर का 2/5, उस नंबर का 2/5 निकाला, पहले यहाँ से उल्टा चलेंगे, तो मान लो वो नंबर x था, उसका 2/5 निकाला, इंटू होता है इसका का की जगह गुणा आएगा, तो x का 2/5 यानी कि x इंटू 2/5, ये आ गया इतना। फिर इस पूरे नंबर का 1/3, तो ये नंबर इंटू 1/3 वो ये आएगा। फिर उस अब ये नंबर बन गया टोटल इस पूरे नंबर का 1/4, तो ये नंबर एज इट इज रहा पूरा, जो भी था 100 हम बाद में करेंगे, उसका 1/4 गुणा करते जाएंगे। तो सिंपल है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटू एक्स हमने माना था, उस एक्स में ये गुणा करते जाएंगे, तो एक्स इंटू 2/5 इंटू 1/3 इंटू 1/4, ये टोटल उसने बताया था, उसका आंसर 15 आता है, ये इक्वल टू 15 के है। तो इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 से पहले तो डिवाइड करो, 2 से 4, 2 2 जा 4 कट गया, ऊपर 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ऊपर तो 1 1 1 आया, नीचे क्या गया, ये 2 दो बार कट गया था, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक्स इक्वल टू 15। इसको सॉल्व करो, एक्स इक्वल टू क्या है 15 इंटू जो नीचे है 2 3 6 5 30, तो नीचे 30 है, तो एक्स इक्वल टू 15, ये 30 उधर भगाओ, इधर डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 30, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा 450। अब वो नंबर हमारा आ गया 450, और क्वेश्चन में उसने क्या पूछा लास्ट में कि जो वो नंबर था उसका 40% निकालो। तो किसी नंबर का 40% क्या होता है, गुणा होती है का डिवाइड बाय 100, वो जो मैंने फॉर्मूला बताया 40% ऑफ एक्स, तो क्या आता है ऑफ की जगह या का या एक्स का 40% का की जगह गुणा आती है, तो क्या आती है एक्स इंटू 40, एक्स इंटू 40 डिवाइड बाई 100, एक्स ऊपर से एक्स की वैल्यू रखो 450 हम पहले निकाल चुके हैं, इंटू 40/100 डिवाइड करो, इस 0 से 0 0 से 0 4 का मल्टीप्लाई बचा, यहाँ 45 बटा यहाँ 4 बचा, 45 इंटू 4 डिवाइड गुणा किया 180। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर इज 180 आया। ठीक है, आंसर इज 180।
80। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर इज सी। नाउ 2 क्वेश्चन बचे हैं। ये आज हम 30 तक ही करेंगे, 15 पहले किए, 15 आज करेंगे। नेक्स्ट ये भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, सिंपल है। इफ 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ ए नंबर बाय 2, देन व्हाट इज द नंबर? सिंपल है, पहले नंबर मान लेंगे, मान लो नंबर x है। ये कह रहा है 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन, अगर हम 40 का 15% निकालें और 25 का किसी एक नंबर का 25% निकालें, 40 का तो 15% निकालें, और कोई एक नंबर है, उस पहले नंबर है 40, उसका हमने 15% निकाला, और दूसरा नंबर आपको निकालना है, तो दूसरा नंबर का 25% निकाला। तो अगर पहले 40 का 15% जो था और दूसरे नंबर का 25%, तो जो पहला नंबर है दूसरे नंबर के से दो नंबर ज्यादा आया, यानी कि 40 का 15% माइनस दूसरे नंबर का 25% इक्वल टू 2, ये कंडीशन बनी। अब ये पूछ रहा है कि नंबर कौन सा है, नंबर कैसा है। परसेंटेज का क्वेश्चन है, जैसे अभी सॉल्व करा है बिल्कुल वैसे ही करेंगे, कुछ भी इसमें अपनी तरफ से ऐड ऑन करने की कोशिश नहीं करनी है, बहुत सिंपल है और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व किया उसने, ये दिया है कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये है कंडीशन में क्या बताया, ये गिवन दैट क्या दिया हुआ है, 40 का 15% अगर हम निकालेंगे और उसमें से किसी नंबर का 25% घटाएंगे तो आंसर आएगा 2। तो माना नंबर x है, तो कैसे निकाला, 40 का 15% का की जगह गुणा होगी 40 इंटू 15 डिवाइड बाई 100। ये मैंने बताया कि परसेंटेज कैसे निकलता है, दो नंबर का, जैसे 15 40 का 15% क्या आएगा, 40 दोनों का गुणा डिवाइड बाई 100 माइनस 25% ऑफ नंबर, मान लो नंबर x है तो x इंटू 25 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू, उसने क्या कहा है, वो उससे 2 ज्यादा है, जब इसमें से इसको घटाते हैं तो 2 ज्यादा है, तो 2 इक्वल टू 2। सॉल्व करो इसको, 0 से 0 कट गया, नीचे आया 10, 2 से कटा 2 पंजे 10, 2 तिया ये सॉरी 3 कितना है नीचे, हाँ 2 से 2 पंजे 10 और 2 से 4, 2 दूनी 4, 0 से तो 0 कट गया, नीचे 10 बचा था यहाँ 4, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा, तो क्या 2/5 इंटू 15 माइनस इतना इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करो, आगे सॉल्व किया तो 15 तिया 5 तिया 15 3, तो 2 5 से कटा 15 3 बार, तो 2 तिया यहाँ 2 और इंटू 3 आया माइनस, यहाँ क्या है, यहाँ 2 एक्स वाले एक साइड ले गए, इसको एक साइड ले गए, तो 2 इधर इक्वल टू के बाद प्लस का था, लेफ्ट साइड में ले आए इसको तो माइनस का हो गया, और ये इधर माइनस का था, इसको उधर ले गए बराबर के इधर, तो ये इधर प्लस का हो गया, ये बच गया। इसको सॉल्व किया, पहले मल्टीप्लाई होता है ना बॉडमास में, बॉडमास लगाओ, सॉल्व करो, 2 3 जा 6, 6 माइनस 2 कितना है 4, 4 इक्वल टू एक्स अपॉन 4, 4 इक्वल टू एक्स अपॉन 4, हमें चाहिए वैल्यू एक्स की, तो एक्स इक्वल टू क्या आया, इधर 4 था, इसको सॉल्व करके इक्वल टू एक्स अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 4, तो x equal to 4 into 4, 4 4 जा 16, answer will be 16। ये आ गया, x की वैल्यू क्या आई 16, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आया 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आया 16 यानी कि बी। अब 30th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, find the length of rectangular playground in centimeter whose area is 700 स्क्वायर मीटर एंड ब्रेथ इज 25 मीटर। कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार प्लेग्राउंड, एक ग्राउंड है आयताकार, आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप एक ग्राउंड दिया हुआ है, जिसका आपको क्या निकालनी है, उसकी लेंथ। क्वेश्चन में जो फाइनल निकालना है आपको लेंथ निकालनी है, और लेंथ भी आपको सेंटीमीटर में निकालनी है। वो कह रहा है एक रेक्टेंगुलर शेप का एक ग्राउंड है जिसका एरिया दिया हुआ है 700 स्क्वायर मीटर, एरिया दिया हुआ है और उसकी चौड़ाई दी हुई है, एरिया दिया हुआ है चौड़ाई दी हुई है, तो बताया उसकी लंबाई कितनी होगी। लेकिन लंबाई सेंटीमीटर में पूछी है, एरिया दे रखा स्क्वायर मीटर में और चौड़ाई भी दे रखी है मीटर में, तो कुछ नहीं है, आपको लगाना है एरिया का फॉर्मूला। रेक्टेंगल का जो शेप होता है उसका एरिया होता है एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया दिया हुआ है ब्रेथ दी हुई है, तो लेंथ इक्वल टू क्या होगा, एरिया माइनस ब्रेथ, तो एरिया माइनस ब्रेथ, एरिया भी दिया हुआ है ब्रेथ भी दी हुई है, 700 में से 25 घटा देंगे, जो आंसर आएगा वो मीटर में होगा, तो लेंथ इक्वल टू उतना मीटर आएगा। लेकिन उसने फिर सेंटीमीटर में पूछी है लेंथ, हमारी मीटर में निकली है, तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, उससे गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉरी 30th क्वेश्चन सॉल्व करो, ये दिया हुआ है गिवन, व्हाट इज गिवन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप
आयताकार जो ग्राउंड है उसका एरिया दिया हुआ है 700 स्क्वायर मीटर और चौड़ाई दी हुई है 25 मीटर। तो हमें पता होता है रेक्टेंगुलर शेप का एरिया का फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो फॉर्मूला में रखो, एरिया दिया हुआ है 700 इक्वल टू लेंथ हमने निकालनी है एज इट इज राइट, इंटू ब्रेथ दी हुई है 25। तो यहाँ से लेंथ निकालो, लेंथ इक्वल टू क्या होगा, इधर गुणा में है, ये उधर भगा दो इसको, ये उधर बटे में चले जाएगा डिवाइड में। तो 700/25 ये आ गया 28 मीटर। लेंथ इक्वल टू 28 मीटर। क्वेश्चन में पूछा है उसने कि आंसर हमें सेंटीमीटर में चाहिए कि लेंथ सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 28 मीटर इक्वल टू 28 इंटू 100 कितना आएगा, 2800 सेंटीमीटर। सो आंसर इज ये 2800 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो लेंथ आई या जो आंसर आया वो दैट इज 2800 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। सो फ्रेंड्स, आज हमने बच्चों अगर देखा होगा तो टोटल हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 से और 30 तक सॉल्व करने की कोशिश की सैनिक स्कूल का जो 6th क्लास का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। सो आज हमारे स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चंस जो है वी हैव कंप्लीटेड मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन ऑफ किसका, जो 2021 का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था। होप आपको समझ में आ गया होगा। इस टोटल एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स के सैनिक स्कूल में 50 क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिक्स के ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। अभी भी 20 क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम अब थर्ड वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा टाइम लगता है, कैलकुलेशन में टाइम लगता है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ साथ के साथ नोटबुक भी रखें। और मैं बहुत ईजिली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाइलिंगुअल में ट्राई कर रहा हूँ आपको समझ में आए, क्योंकि इंग्लिश में दिया है इसलिए मैं ज्यादा हिंदी का यूज कर रहा हूँ। क्योंकि मेन मेरा जो हमारा जो टारगेट है वो ये है, जो रिमोट एरियाज में है, जो बेचारे बच्चे कोचिंग सेंटर तक नहीं जा पाते, जिनको कोचिंग सेंटर का बेनिफिट नहीं मिल पाता, वो इसको अच्छे से समझ पाए। और जो बच्चे कोचिंग सेंटर भी जा रहे हैं वो भी यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, उनको भी और ज्यादा समझ में आएगा। और हिंदी लैंग्वेज में मैं मैक्सिमम यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिमोट एरिया में जो बच्चे उनकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर होती है, उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इनटू हिंदी लैंग्वेज। तो मैं दोनों लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होप आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे आज के जो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और एक बार आपको फिर से बता दूं कि जितने भी एकलव्य का हो कोई तैयारी कर रहा हो, या नवोदय विद्यालय की, या जवाहर नवोदय हो, चाहे राजीव गांधी नवोदय विद्यालय हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, उनको भी सबको ये पेपर सेट लगाना है, क्योंकि सिलेबस एक जैसा है। यहाँ उनके भी सिलेबस में आयत वाले हैं, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप के जो शेप्स हैं, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज उनके उसमें भी है, प्रॉफिट एंड लॉस उनके उसमें है, रेशियो निकालने का उनके उसमें है, प्रोपोर्शन उनके उसमें है। तो ये सिलेबस सेम है। सो यू हैव टू कंप्लीट इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, एंड यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन पेपर्स ऑफ अनदर एग्जामिनेशंस ऑल्सो। यानी कि एकलव्य वाला, जवाहर नवोदय का, नवोदय वाले, और ये आपका सैनिक स्कूल का, सबको एक दूसरे के पेपर लगाने हैं, तभी आपकी पकड़ बन पाएगी। और इसके साथ साथ में और भी एक चीज इसमें कह रहा हूं कि जो बच्चे बीएड के एंट्रेंस की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं क्लरिकल लेवल की, पीओ का तो थोड़ा स्टैंडर्ड हाई होता है, लेकिन क्लरिकल लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। या जो कोई पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, कांस्टेबल लेवल की या एसआई लेवल की, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इवन एसएससी का हायर सेकेंडरी लेवल का जो आता है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, वो भी इन्हीं में से, इसी तरीके से इन्हीं चैप्टर्स में से आते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कोई सा भी एग्जाम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर एग्जाम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो दिस इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, सब लोग इसको लगाने की कोशिश करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ सीखने को ही आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ट्राई टू शेयर आवर वीडियोस। आपके रिलेटिव होंगे, फ्रेंड्स होंगे, जो भी बच्चे होंगे जिनको जरूरत है इससे जुड़ने की, जिनको कोचिंग सेंटर्स नहीं मिल पा रहे हैं या नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, और वो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज उनको जोड़ने की कोशिश करें। एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश करें, सब्सक्राइब करवाएं उनसे। एंड साथ के साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूं उनको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है। तो होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए। अब नेक्स्ट जो वीडियो में मैं बाकी के जो 20 क्वेश्चन इसमें बचे हैं उसको सॉल्व करेंगे। और होप यू लाइक इट एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।